नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चेंज किया है। उसमें आप लोगों को लैग्रांज और रॉले थ्योरम नहीं पढ़नी है ना। क्या क्या पढ़ना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आपका आएगा मोनोटोनिसिटी में, और मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो आपका टॉपिक है आपका AOD, जिसको अपन लोग प्यार से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलेंगे। इसके कितने पार्ट होंगे? आपके 3 पार्ट रह गए। वैसे तो 4 होते हैं, वैसे 3 पार्ट रह गए। कौन कौन से? पहला आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत सिंपल टॉपिक है और अच्छे नंबर दिलाता है बोर्ड में। टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर आपका आता है मोनोटोनिसिटी। उसके बाद आपका आता है रॉले एंड लैग्रांज थ्योरम। उसके बाद आता है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें से ये बोर्ड में हट गया है। ये सिर्फ बोर्ड में हटा है, बाकी आपको कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। वैसे बोर्ड के लिए ये नहीं पढ़ना है ना। तो अपन लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो नाउ अपन लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट आपका क्या होता है? लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड टेंजेंट, यानी ये बात आप लिख लें, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके। अब कैसे टेंजेंट खींचता है? टेंजेंट हमेशा किसी न किसी कर्व पे खींचेगा बेटा। तो मान लो आपके हाथ चढ़ा ये कर्व, है ना। ये कर्व मैंने माना, इस कर्व पे मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा x1, y1, और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट खींचा। तो इस तरह खींचेगा टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट खींचा तो जो पॉइंट से टेंजेंट खींचा उस पॉइंट का नाम आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके। अच्छा, जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल डाला तो उसको अपन लोग नॉर्मल बोलते हैं, है ना। और जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींच के आया वो क्या बोला है? टेंजेंट, है ना। वो टेंजेंट की लाइन। ओके। अच्छा, इस टेंजेंट ने, इस वाले टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहाँ कट किया वो आपका थीटा कहलाया। और थीटा क्या होता है? आपका इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? हमेशा याद रखें कि इंक्लिनेशन हमेशा, जब भी आप लोग इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। और जो थीटा होता है ये आपका एक्यूट हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज, है ना, दोनों हो सकता है। अगर एक चीज और याद रखें, अगर थीटा थ्योरी में कहेगा वो जो थीटा है वो आपका एंगल है, वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कैसा बेटा? छोटा। और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से थीटा कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से ये कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा। हाँ, यानी थीटा की वैल्यू 90 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। एक्यूट में आपकी थीटा की वैल्यू 90 से कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब। आई बात समझ में? तो इंक्लिनेशन ही कहलाता है आपका थीटा। अच्छा सर, फिर बात करते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप याद रखें, जो स्लोप होता है, स्लोप आपका इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है dy/dx, और ये भी इक्वल होता है tan थीटा, है ना। तो याद रखें स्लोप आपका dy/dx होता है एट ए पॉइंट x1, y1 पे। ओके। तो स्लोप आपकी क्या होती है? dy/dx। अपन लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे आगे चल के क्वेश्चन में। तो ये तो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप की अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्या होता है? dy/dx एट पॉइंट, जिस पॉइंट पर पूछा गया हो, एट पॉइंट x1, y। ओके। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है। ये आपका क्या होता है?
स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो बात करते हैं क्या है कि अपन लोग जब स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा बेटा, क्या पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप m1 m2 होती थी। अगर दो लाइन आपस में कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप m1 m2 माइनस का कितना होता है बेटा, -1। तो ये आपका इसी से आपका आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता चल गया, यानी f स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने क्या रख दिया नाम m1 आपको पता चल गया। m1 आया था आपका dy/dx है ना, एट x1, y1 इक्वल टू, अगर m2 इनटू में क्या आया, m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो यहाँ से m2 जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, -1/dy/dx एट पॉइंट x1, y1। और तुमको पता है dy/dx x1 और y1 क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है। देखो ये इसके इक्वल है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा था m2 -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट सॉल्व। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपके यानी ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये सब सारा नोट कर लें। आप बात करते हैं, अब अगर बात दी है तो आगे तक जाइए भाई। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो सर क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो अपन लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, EOT, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एट पॉइंट दे रखे होते हैं x1, y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप लोगों को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट, जिस पॉइंट पर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मान लो पॉइंट तो ये है बट स्लोप नहीं पता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होती है, dy/dx एट पॉइंट x1, y1। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, y-y1 इक्वल टू dy/dx एट किसके बेटा, x1, y1। ओके, और x - x1 ये सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसमें सर x1 क्या है, x1 ये जो पॉइंट गिवन होते हैं, जिस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होती है ना। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, EON। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y-y1 इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, और x - x1। दैट सिंपल। इन दो फार्मूले से अपन लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन लोग बड़ी इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, क्या निकालो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे निकालना है, तो वो पॉइंट पता होना चाहिए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी कर्व पे ही निकालेंगे, ऐसे थोड़ी निकाल देंगे किसी का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ऐसे तो ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप किसी कर्व का निकालेंगे तो कर्व भी पता होगा, कर्व पे ही तो टेंजेंट खींच सकते हैं, और कर्व पे वो हमें क्या पता होना चाहिए, पॉइंट। तो आपको पॉइंट पता हो और कर्व पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्व को डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद अब पॉइंट तो पता ही होंगे, तो पॉइंट इस वाली इक्वेशन में रखें, आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगी। अब बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट की। बात ये है कि नोट नंबर फर्स्ट लिखिए। नोट नंबर फर्स्ट क्या है, नोट नंबर फर्स्ट, है ना। अगर टेंजेंट आपका x एक्सिस के पैरेलल है, क्या है बोला मैंने, टेंजेंट आपका x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो dy/dx होता है वो 0 होता है। कैसे, लिख लें इस बात को, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस then dy/dx इक्वल टू 0। कैसे, मान लो कोई कर्व है आपका ये ऐसे,
ये तो आपका कर्व, और इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट खींच दिया, तो ये क्या है टेंजेंट, और ये क्या हो गया इसका नॉर्मल। तो तुमको पता है अपन लोग स्लोप तो जब निकाल पाएंगे ना, tan थीटा कब निकाल पाएंगे, जब वो एक्स एक्सिस को कट करे। अरे थीटा ही तो नहीं, आप लोगों को अभी ये सिखाया है, मान लो ये कोई कर्व था, ये आपका कर्व है, इस कर्व पे इसकी टेंजेंट खींचा, तो ये जो एंगल बनता था ये इंक्लिनेशन कहलाता था। अब जितना एंगल आता था उसी से तो अपन लोग स्लोप निकालते थे। एंगल मान लो आपका आ गया 45, तो स्लोप निकालते वक्त m बराबर tan थीटा लिखते हैं नहीं लिखते, तो m tan और थीटा का कितना रखेंगे बेटा 45, तो 45 करते ही आपको पता है स्लोप कितनी निकलेगी। बट क्या इसने x एक्सिस को कट किया इस टेंजेंट में, अगर कट ही नहीं किया तो इसमें m की क्या गलती है भैया, वो 0 होना तय है ना। आई बात समझ में। इसीलिए अगर बड़ी देखो एओडी में आप लोगों को बता दें पहले से, जिस बंदे ने यानी जिस स्टूडेंट ने एओडी की अगर लैंग्वेज पकड़ ली तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। क्यों, उनको ये नहीं पता है अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, है ना। वो देगा तो ही ना आपको कि dy/dx = 0, वो थ्योरी में बोलेगा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। कर्व ये देन फाइंड पॉइंट पूछेगा आप लोगों से, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, पता ही नहीं सर, जब एक्स एक्सिस की पैरेलल होता है टेंजेंट तो पता ही नहीं dy/dx क्या होता है, तो याद रखिए dy/dx हमेशा क्या कर देंगे 0, है ना। कब, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगा पैरेलल हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर या वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, है ना, देन dy/dx = 1/0। 1/0 क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। अरे 1/0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट कैसा नंबर है, अनडिफाइंड। तो अगर कभी भी टेंजेंट आपका किसके बेटा परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस के, तो अपना जो dy/dx होता है वो 1/0 के इक्वल होता है। हमेशा याद रखें जब भी परपेंडिकुलर होगा तो 1/0 ही लिखेंगे dy/dx की जगह। आई बात समझ में। इनफाइनाइट ना ऐसे ना लिखना ये चीज़, फिर इसका क्या करोगे, इनफाइनाइट को इस रूप में भी लिखा जाता है, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है 1/0 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा इसका फोटो भी देख लो, मान लो ये कोई कर्व है और कर्व पे टेंजेंट भी चाहिए, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का है नहीं। और तुमको पता है जैसे आपको पता चल गया ये थीटा है, तो थीटा = जैसे आपको पता 90 है तो m = tan 90 हो गया नहीं हो गया। अरे m = tan थीटा होता है तो m = tan 90 हो गया। अब m = कितना होगा, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। अरे tan π/2 इनफाइनाइट। आई बात समझ में। इसीलिए जो स्लोप होता है वो 1/0 होता है कब, जब टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर हो किसके, एक्स एक्सिस के अराउंड। ओके, थर्ड। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसकी बेटा थर्ड पॉइंट क्या है वो जरा देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सिस। अगर आपका टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है वो भी बोथ एक्सिस, तब आपका dy/dx होता है बेटा ±1। ओके, ये भी बात आप लोग नोट करके देख लें। अगर आपका जो टेंजेंट है इक्वली इंक्लाइंड है इसके बेटा बोथ एक्सिस, तब आपका dy/dx होता है ±1। कैसे, मान लो आपका एक तो ये गया, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इस पे ये कर्व है और इस पे ये कर्व। तो आपको पता है जितना एंगल ये बना रहा है ये दिस इज 45, क्यों, है ना, और इतना एंगल यहाँ से बनेगा तो ये 135 हो गया। अब आपको पता चल गया थीटा 1 = है आपका 45 और थीटा 2 = कितना होता है 135। अरे इक्वली इंक्लाइंड है ना, जितना ये एंगल बना रहा है उतना ये बना रहा है, हाँ है ना। तो तुमको पता है दिस, तो ये कितना होगा 45, उतना ही ये बनाएगा तो ये 45। आप 45 + 45 + 45 करो तो 135, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनाया 135। तो थीटा 2 = 135 निकला, थीटा 1 = 45। अब आपके स्लोप भी तो निकले, तो m1 = tan 45 = 1, m2 =
tan35 इक्वल टू -1। आपको पता है tan 90 प्लस 45 करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 1। अरे देखो ना, आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे tan a प्लस b का फार्मूला। तो क्या होता था tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। इससे आप लोग tan 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मुझे याद ही नहीं रहता -1, तो आप लोग इसका यूज करें। इसको कैसे लिखेंगे tan 90 प्लस 45, देखो 35 हुआ है ना, तो इसको tan 90 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, है ना। तो ये थ्योरी में याद रखें, है ना। अगर ये थ्योरी अच्छे से तुमको पता होगी तो आप लोग क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं, है ना। तो पहले हमने आप लोगों को क्या सिखाया है कि आपका अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy ओवर dx किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, 1/0 के। ओके। अगर आपका टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है बोथ एक्सिस तो dy ओवर dx इक्वल टू -1 और +1 के इक्वल होता है। आई बात समझ में। अब आप बात करेंगे अपन लोग क्वेश्चन के, है ना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखें, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका दे रखा है फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व। क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व। कर्व पे आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व y³ प्लस 3x² इक्वल टू 12y, है ना। वेयर जहाँ टेंजेंट आर वर्टिकल ऑन x एक्सिस, वेयर टेंजेंट आर वर्टिकल ऑन x एक्सिस, है ना। ये आपको बता रखा है। वो क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ऑन कर्व पर पॉइंट फाइंड करनी है और कर्व ये दे रखा है वेयर जहाँ टेंजेंट आर वर्टिकल है ऑन एक्स एक्सिस। अभी मैंने सिखाया था, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए अच्छी से। आप जैसे ही आपके कानों में आवाज पहुंची कि वर्टिकल है, कौन, टेंजेंट, जैसे ही वर्टिकल है तो आपको पता होना चाहिए, एकदम कान खड़े हो जाना चाहिए कि dy ओवर dx 1/0 के इक्वल होगा। ओके। तो सबसे पहले अपन लोग कर्व का क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो dy ओवर dx इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो y³ प्लस का 3x² इक्वल टू 12y हो गया बेटा, हो गया नहीं हो गया। अब क्या किया मैंने, इसका डेरिवेट किया। तो डेरिवेट करते वक्त ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो इधर हो गया 3y² और y डैश। अरे इसका किया पावर का तो 3 आगे और पावर एक कम, तो 3y² और फिर y का y डैश प्लस में 3 2 जा 6x इक्वल टू 12 y डैश, यही बचा। अब क्या किया मैंने y डैश को इधर लेके आया, तो पहले 3 कॉमन ले लो, 3 2 6 4। ओके। तो इधर से आपका बचेगा क्या बचेगा, y² डॉट y डैश प्लस 2x इक्वल टू 4y डैश। अब इधर से आपने जैसे ही y डैश कॉमन लिया तो इधर से बचा y² माइनस का 4 इक्वल टू ये उधर पहुंच गया तो माइनस का 2x। तो यहाँ से आपका जो y डैश निकल के आया वो माइनस का 2x अपॉन में y² माइनस 4 निकल गया। ओके। अब मैंने बताया ये dy ओवर dx क्या होता है, अरे y डैश ही तो dy ओवर dx होता है, हाँ है ना। अब ये किसके इक्वल है, 1/0, क्यों, वो कह रहा है कि टेंजेंट इज वर्टिकल ऑन एक्स एक्सिस, तो ये इक्वल हो गया किसके बेटा, 1/0 के। तो 1/0 इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन y² माइनस 4। अब आपने जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है y² माइनस 4 इक्वल टू आपको 0 मिल गया। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू +-2 आ गई, आई नहीं आ गई। अब आपकी वैल्यू जैसे ही 2 वैल्यू निकली तो y की वैल्यू आपकी एक आई है 2 और दूसरी आई है y की वैल्यू
-2। अब आपको y की दो वैल्यू पता चल गई। अब आपकी वैल्यू किसकी रह गई? x की वैल्यू आपको कौन देगा? कर्व। अरे y की वैल्यू में रखो, जब y बराबर 2 रखो कर्व में तो एक x की वैल्यू आएगी, y बराबर -2 रखो तो फिर एक x की वैल्यू आएगी। अब जैसे ही मैंने y की वैल्यू इस कर्व में रखी, इस कर्व में, तो y की वैल्यू जैसे कर्व में रखी तो मुझे पता है y की जगह कितना गया बेटा? 2। तो 2 की पावर 3 यानी 8, ये कितना हो गया बेटा? 8। तो यहाँ लिखेंगे 8, फिर आपका हो जाएगा प्लस का 3x² इज इक्वल टू कितना बेटा? 12 इंटू 2, क्योंकि पाई जगह क्या रख रहे हैं? 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू, इधर से गया ये आपका 16 बच गया, तो x² इज इक्वल टू 16/3, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3, यानी x की वैल्यू 2 चमक गई। कौन कौन सी? प्लस माइनस 4/√3, है ना। अब जैसे y की वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा? -2 इस कर्व में, तो रखते ही आपको पता है ये माइनस का 8 देगा, प्लस का 3x² देगा, इज इक्वल टू कितना देगा? 12 इंटू माइनस का 2 देगा। ओके, अब आपको पता है यहाँ से 3x² इज इक्वल टू माइनस का 16 निकल गया, हाँ या ना? तो x² इज इक्वल टू माइनस का 16/3 निकल गया। अब आपको पता है किसी भी स्क्वायर के सामने अगर नेगेटिव बेटा नंबर, वो बात ट्रू है फॉल्स? फॉल्स भैया, कभी भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है x², है ना। तो उसके सामने नेगेटिव तो बैठना ही नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके पास कितने पॉइंट आए? ओनली 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट आए बेटा? एक आया आपके पास 4/√3, 2, और दूसरा आपका आया माइनस का 4/√3, 2। तो इस कर्व पे ओनली 2 पॉइंट ये आ गए, इसीलिए फाइनल आंसर। ओके, तो देखो ये कर्व कितना सिंपल था, मतलब क्या सिंपल नहीं था, सॉरी, ये क्वेश्चन कितना इजी था, सिर्फ थ्योरी थी। आपको ये कर्व दे रखा है, कह रहा फाइंड द पॉइंट, पॉइंट दे पूछे गए ऑन कर्व, कर्व पे पॉइंट पूछे गए वेयर द टेंजेंट आर वर्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है आपका वो कैसा था बेटा? वर्टिकल है एक्स एक्सिस के। अब जैसे ही आपको पता चला कि वर्टिकल है तो आपको पता होना चाहिए dy/dx किसके इक्वल होगा? 1/0 के। तो मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, जो आया उसको 1/0 के इक्वल किया, इक्वल करके ही आपने x और y को फाइंड कर लिया। सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बड़ी इजीली से हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर अपन लोग इस वीडियो को फाइंड अप करेंगे, है ना। तो एक और क्वेश्चन लगाने के बाद देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन, वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है if each points of curve, प्रत्येक पॉइंट जो कर्व पर है वो y इक्वल टू दे रखा है x³ माइनस का ax² प्लस x प्लस 1, है ना। टेंजेंट इज इंक्लाइंड एक्यूट एंगल, वो कह रहा है टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड एक्यूट एंगल देन तब पूछने वाला पूछ रहा है ए बिलोंग्स टू क्या होगा, है ना। तो आप लोग इसको आराम से देखिए, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सॉल्व करिए, तब तक इंक डाल लो, जल्दी से करें। क्या कह रहा है आपको, क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, और कह रहा है टेंजेंट इंक्लाइंड है एक्यूट एंगल, तो आपको पता होना चाहिए dy/dx क्या होगा, है ना। जल्दी से करें आप लोग, शानदार 30 सेकेंड का समय है आपके पास। अच्छा, जिसका नहीं हुआ वो जरा देखें। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो जरा, एक्यूट एंगल है ना। अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल मतलब थीटा कैसा है, लेस देन 90 से, हाँ या ना।
अगर थीटा लेस देन 90 से है तो आपको पता है कि 90 से लेस देन है, यानी थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी tan थीटा कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, यानी tan थीटा क्या होता है, dy/dx कैसा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इस कर्व को डेरिवेटिव करें और ग्रेटर देन कर दें 0। चलो करिए, सब लोग करेंगे मिलके, है ना। तो y डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x² माइनस का 2ax प्लस 1 और कांस्टेंट का 0, है ना। अब ये क्या है, हमने बताया था ये dy/dx है जो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड दिस विल बी इक्वल ग्रेटर देन 0। तो 3x² माइनस का 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, कैसी है बेटा, ग्रेटर देन वाली है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या जाएगी, 0 से बड़ी रहे। अब 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होना तय है। फिर देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट x² का लीडिंग कोएफिशिएंट, अरे 0 से तो बड़ा ही है, तो आपको क्या निकालना है, d, हाँ d के लिए फाइंड करना है। तो d क्या होता है आपका b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, यानी b को d कितना है माइनस का 2a, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a² माइनस का 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 1 लेस देन 0, 4 हट गया उधर जाके कॉमन लेके उधर 0 में चला गया, तो यहाँ से a² माइनस का 3 लेस देन 0 बचेगा, यहाँ से इसके फैक्टर हो गए a माइनस √3 और a प्लस √3 लेस देन 0। अब आपको नंबर लाइन पे पहुंचे, नंबर लाइन पे आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक माइनस का √3 और प्लस का √3, तो स्टार्टिंग आपकी प्लस माइनस और प्लस होगी। ओके, अब आपको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। अरे ये दो ब्रैकेट आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, हमेशा 0 से छोटा हो, तो देखो √3 से इस साइड प्लस है, इस साइड भी प्लस है, यानी 0 से बड़े हैं, लेकिन आपको नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव वाला एरिया ये, तो इसका मतलब जो a बिलोंग करेगा वो माइनस √3 से लेके प्लस के √3 की वैल्यू देगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, है ना, कि a कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करेगा, माइनस √3 से लेके √3 के बीच में, है ना। तो आपके जितना भी क्वेश्चन हमने कराए हैं आपके समझ में आए होंगे, आई होप, है ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, है ना। और ये दो क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं, बाकी आप अपना लोग बाकी आप एक्सरसाइज आपकी जो टेंजेंट एंड नॉर्मल की है एनसीईआरटी की वो है 6.3। इस एक्सरसाइज के आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो आराम से 10 नहीं, आप चाहें तो 15 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग होमवर्क में ये लिख लें कि 1 से लेकर 15 तक आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 का। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए थैंक यू।